नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के सेना के एक जवान सेना अधिकारी के शहीद होने पर पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि हिंदुस्तान में अगर ऐसे लड़के पैदा होते हैं तो हिंदुस्तान को कोई कभी हरा नहीं सकता। ये पाकिस्तान के अधिकारी ने बोला था। लेकिन ऐसा क्यों बोला और किसके लिए बोला, आइए सुनते हैं आज उसी की कहानी। 2001 में सेना के ही एक अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी ML खेत्रपाल जी, ये पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान जाने का कारण ये था कि उनका पैतृक गांव वहां था सरगोदा जगह पर, और वो एक बार अपने गांव जाना चाहते थे, सरगोदा जाना चाहते थे। तो पाकिस्तान में जब वो लाहौर में एयरपोर्ट पर उतरे तो उनको लेने के लिए पाकिस्तान सेना का एक अधिकारी ब्रिगेडियर नासिर आया। वो उनको अपने साथ लेके गया। 3-4 दिन तक ML खेत्रपाल जी नासिर के यहीं रुके। नासिर ने उनकी खूब आगभगत की, और जब वो आने वाले थे उसके एक दिन पहले भोजन के समय नासिर ने खेत्रपाल जी से कहा कि 1971 की लड़ाई में आपका बेटा ये टैंक पर था और हमारी सेना के साथ आपकी सेना की लड़ाई चल रही थी, और जिस टैंक पे आपका बेटा था और जिस गोले से वो शहीद हुआ, वो गोला मेरे टैंक से चला था। ऐसा सुनते ही खेत्रपाल महोदय एक बार तो जैसे सत्ते में आ गए। दुख के साथ साथ पुरानी सारी यादें ये दिमाग में घूमने लगी। आंखों के सामने एक बार तो अंधेरा छा गया, और तब एक एक पुराना चित्र उनके सामने आया। कौन था आखिर ये अरुण खेत्रपाल? कौन सी लड़ाई की बात चल रही है यहां? आज की कहानी में उसी अरुण खेत्रपाल के साहस, उसके शौर्य, उसके पराक्रम और उस अकेले के प्रयत्न की वजह से पाकिस्तानी सेना को मोर्चा छोड़ के भागना पड़ा, उसकी कहानी आज हम सुनेंगे। ये जो नासिर है, इस नासिर ने एक बात और खेत्रपाल महोदय को, अरुण जी के पिताजी को बोली थी, और वो ये कि अगर उस समय में आपका बेटा ये उस सेना में, भारत की सेना में नहीं होता, और अगर लड़ाई में उस समय ये नहीं होता, तो उस लड़ाई का यानी उस मोर्चे का दृश्य कुछ और ही होता। यानी उसे विश्वास था कि अगर अरुण खेत्रपाल उस मोर्चे पे नहीं होता तो वो मोर्चा पाकिस्तानी सेना ही जीतती। आइए उसी अरुण खेत्रपाल की कहानी आज सुनते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1950 में। अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ, और जब अरुण बहुत छोटे थे तो अपने दादाजी से अक्सर युद्ध की कहानियां सुना करते थे। इनके दादाजी भी सेना में थे, पिताजी भी सेना में थे, और इसलिए वो युद्ध की वीरता की, भारतीय सैनिकों के पराक्रम की कहानियां सुनते सुनते अरुण और उनके भाई बड़े हो रहे थे। अरुण और उनके भाई का एक शौक बहुत जोरदार था, और शौक ये था कि जब उनके पिताजी कहीं बाहर जाते थे और उनकी सेना की यूनिफॉर्म घर में ही टंगी होती थी, तो दोनों भाई वो यूनिफॉर्म पहन पहन कर और शीशे में देखा करते थे। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, लेकिन पिताजी का दोनों के बारे में एक अलग विचार था। पिताजी चाहते थे कि अरुण इंजीनियर बने और इनके भाई सेना में जाए, लेकिन नियति को क्या अरुण को इंजीनियर ही बनाना था? क्या वो बड़े होकर इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते थे, या ईश्वर ने, परमात्मा ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था? अरुण जो थे वो पढ़ाई में बहुत होशियार थे, और इसलिए उन्होंने IIT के एंट्रेंस का एग्जाम दिया। उसमें तो उनको पास होना ही था, लेकिन जब IIT में प्रवेश लेने के लिए जाने का अवसर आया, तब उनके सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। बचपन से जो स्वप्न देखे हैं, बचपन से सेना में भर्ती होने की जो इच्छा है, उसको पूरी करे, या अपने पिताजी की इच्छा जो इंजीनियर बनाने की है उसको पूरी करे।
ये दुविधा थी और इसलिए इसी दुविधा में अपनी मां से कहा कि मां, मैं सेना में जाना चाहता हूं, आप पिताजी से बात करिए। मां ने पिताजी से बात की। अब यह प्रश्न पिताजी के सामने था, तो क्या पिताजी ने उनको फौज में जाने की अनुमति दे दी या फिर उनको इंजीनियरिंग ही करने के लिए कहा? पिताजी ने थोड़ी देर विचार किया, सोचा, और सोचकर जो उनका उत्तर है वो भारत का हर पिता उत्तर देता है। उन्होंने कहा कि बेटा, जो जीवन में करना है करो, लेकिन जो भी करो वो बहुत अच्छा करो, ईमानदारी से करो। ऐसा सुनना था कि अरुण का तो मन बल्लियां उछलने लगा। उनकी प्रसन्नता का पारावार ही ना रहा। उनको लगा कि अब उनकी मंजिल उन्हें मिल जाएगी। उनको लगा वो अब सेना में जा सकते हैं। बचपन से ही जो स्वप्न देखा था वो अब सच होता हुआ लगा। खुशी खुशी उन्होंने एनडीए की तैयारी शुरू की। एनडीए में सिलेक्शन हो गया। एनडीए की ट्रेनिंग जब पूरी हुई तो जब यह तय हो गया कि अब तो सेना में अफसर बनेंगे ही सही, उनको मिली पूना हॉर्स रेजिमेंट। ये पूना हॉर्स रेजिमेंट क्या थी? तो ये पूना हॉर्स रेजिमेंट ये टैंक रेजिमेंट थी। इसमें टैंक के साथ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। पूना हॉर्स रेजिमेंट में वो चले गए, लेकिन टैंक्स को चलाना कैसे है, उसका संचालन कैसे करना है, उससे युद्ध कैसे करना है, इसके लिए एक कोर्स करना था। उस कोर्स को कहते हैं यंग ऑफिसर्स कोर्स। तो अरुण उस यंग ऑफिसर्स कोर्स को करने के लिए अहमदनगर चले गए। कोर्स चल ही रहा था, तो क्या अरुण ने वो कोर्स पूरा कर लिया? क्या अरुण उसके बाद में वापस अपनी रेजिमेंट में आ गए? हुआ ये कि ये समय था 1971 का। उस समय पाकिस्तान की नापाक साजिशें चली रही थी और भारत के ऊपर युद्ध का खतरा मंडरा ही रहा था। तो जब लगभग ऐसा तय हो गया कि भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा ही, तो फिर ऐसे आदेश हुए कि जो लोग भी यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे हैं वो सभी लोग अपनी अपनी रेजिमेंट में लौट जाएं। अरुण भी अपनी रेजिमेंट में लौट गए और तभी आदेश हुआ कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है। अब अपने युद्ध के मोर्चे पर सभी सैनिकों को जाना है। अरुण का तो जैसे स्वप्न ही पूरा हो रहा था, वो रिप्रेजेंट कर सके, भारत के लिए लड़ सके। जब वो पूना हॉर्स रेजिमेंट में शामिल हुए थे, सब साथी मिलकर मेस में भोजन करने वाले थे। उस समय में भोजन की ओर जाने के समय में उन्होंने भोजनशाला में सामने एक चित्र देखा जो था तारापोर का। वो तारापोर कौन थे? जिनको पूना हॉर्स रेजिमेंट में होते हुए परम वीर चक्र प्राप्त हुआ था। और उस चित्र को देखकर ये जो अरुण खेत्रपाल है, नए नए जो सेना में भर्ती हुए थे, उन्होंने उस चित्र को देखकर कहा कि इस पूना हॉर्स रेजिमेंट में अगला परमवीर चक्र ये मुझे ही मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। वो जानते थे कि परमवीर चक्र कब दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है मरणोपरांत। अपने देश के लिए, अपनी सीमाओं के लिए जब कोई शहीद हो जाता है सैनिक, तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। और वो भी उसके अदम्य पराक्रम, उसके अदम्य साहस और दुश्मन के दांत खट्टे कर देने के कारण। आप सोचिए जरा कि जिस दिन वो अपने रेजिमेंट में शामिल हुआ, उसी दिन वो ये कह रहा है कि इस रेजिमेंट में अगला परमवीर चक्र ये मुझे ही मिलेगा। तो जब वो युद्ध के मोर्चे पे जाने लगे तो उनको बड़ा विश्वास था। उनका जो संकल्प था कि वो पूरा होने वाला है। वो अपने देश के लिए अब युद्ध में भाग लेंगे। रास्ते में दिल्ली आया, जहां उनका घर था। 2-3 घंटे दिल्ली अपने घर पे रुके। उसके बाद उनको युद्ध में जाना था। माता पिता का आशीर्वाद लिया। जब माता पिता, तो क्या लगता है आपको, क्या आशीर्वाद दिया होगा पिताजी ने और क्या आशीर्वाद दिया होगा मां ने? पिताजी ने यह नहीं कहा कि बेटा संभल कर लड़ना और जिंदा वापस आना। मां ने यही नहीं कहा कि बेटा तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकूंगी। मां ने कोई आंसू नहीं ढलकाए। मां ने यह नहीं कहा कि बेटा किसी तरह से वापस आ जाना, हो सके तो बच जाना। ऐसा नहीं कहा। वो कोई कायर मां बाप नहीं थे। वो तो भारत के असली मां बाप थे। अपने बच्चों के मन में केवल साहस भरना और इस देश के लिए भक्ति का भाव जगाना, यही यहां के मां बाप करते हैं। पिता ने आशीर्वाद दिया कि बेटा अपने परिवार में, अपनी पीढ़ियों में यह सेना का संस्कार है, इसलिए जैसा हमने किया वैसा ही करना। उनकी मां ने आशीर्वाद दिया कि बेटा शेर जैसे लड़ना। इस आशीर्वाद को लेकर अरुण खेत्रपाल मोर्चे की तरफ जाने लगे। जब वो जा रहे थे तो वो सपना क्या देख रहे थे?
वो देख रहे थे कि कैसे वो टैंक पे सवार हैं और सामने पाकिस्तान की सेना के टैंक आ रहे हैं और कैसे वो एक एक टैंक को उड़ाते जा रहे हैं। वो देख रहे थे कि कैसे सेना की टैंक के परखच्चे उड़ाते हुए पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे वो कर रहे हैं और कैसे वो पाकिस्तानी सेना को उल्टे पांव दौड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा स्वप्न देखते हुए, ऐसी योजना बनाते बनाते और वो अपने कैंप में पहुंचे। लेकिन क्या उनको युद्ध के मोर्चे पर जाने की अनुमति मिल गई? क्या उनको कहा गया कि हां आप जाओ मोर्चे पर और लड़ो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हो रहा यह सोचकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो वहां जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल हनूज सिंह जी का कहना था कि तुम्हारा यंग ऑफिसर्स कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ और इसलिए तुम युद्ध के मोर्चे पर नहीं जा सकते। अरुण जी को तो जैसे बहुत शौक लगा। उनको लगा कि इतने समय से वो युद्ध का इंतजार कर रहे थे, वो अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं और अब उनको मोर्चे पर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बहुत अनुनय विनय की। उन्होंने कहा कि सर, जिंदगी में ऐसा मौका बार बार आता ही नहीं है, युद्ध रोज होता नहीं है, कृपया मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कर्नल हनुज सिंह जी का मन तो कह रहा था कि वो इस बच्चे को अनुमति दे दे, इसको जाने दे, उसकी जिद के आगे सारे नियम तोड़ दे और इसको कह दे कि तुम जाओ। लेकिन जो सेना का अनुशासन है उसने कर्नल हनुज सिंह जी के हाथ बांध रखे थे, उसको अनुमति नहीं मिली। वो कमरे से बाहर आया और उदास था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिस चीज का स्वप्न वो बचपन से देखता आया है, आज जब उसको पूरा करने का मौका मिल रहा है, आज अपने देश के लिए जब प्राण देने का मौका मिल रहा है, तब उसको जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन उससे हिम्मत नहीं आ रही। उसने तब उनके जो एक और अधिकारी थे मेजर अजय, उनसे बात की। उनको कहा कि आप कर्नल हनूज जी से बात करिए। अजय जी ने बात की। कर्नल हनूज जी ने जब देखा कि इतना आग्रह है, इसका कितना पैशन है और ये जाना ही चाहता है, ये देखा, तो फिर उसको कहा कि अरुण, मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, यदि तुम टेस्ट में पास हो गए तो ही तुम जा सकते हो। और इसलिए उनको यंग ऑफिसर्स कोर्स जैसा ही एक छोटा सा कोर्स तुरंत करवाया गया और फिर उसका टेस्ट हुआ। क्या अरुण टेस्ट में पास हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अरुण फेल हो जाएगा और उसको जाने नहीं दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जितना दम से अरुण अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा था, तो फिर उसको उस टेस्ट में पास होना ही था और वो हुआ। उसको मोर्चे पर जाने की अनुमति मिल गई और वो घड़ी आ गई कि जब वो दुश्मन के साथ दो दो हाथ करने वाला था। उसको 3 टैंक मिले जिनका वो नेतृत्व कर रहा था। बॉर्डर की तरफ इनके टैंक जाने लगे। इनके साथ एक टैंक में कैप्टन मल्होत्रा थे और दूसरे टैंक में भी एक दूसरे साथी थे। इनके टैंक में इनके गनर थे, इनके ड्राइवर थे और एक साथी और इनको दिया था कर्नल हनूज सिंह जी ने मदद करने के लिए, जो पुराने अनुभवी थे। लेकिन मोर्चे पे पहुंचने के साथ ही जब इन्होंने देखा कि सामने से पाकिस्तान की सेना और उनके टैंक आ रहे हैं, और एक दो नहीं, कई टैंक, बहुत सारे टैंक सामने से आए हुए हैं, इधर से इनके टैंक जा रहे थे। युद्ध की घड़ी बहुत निकट थी, बिल्कुल आमने सामने का युद्ध होने ही वाला था। आखिर क्या हुआ फिर? क्या पाकिस्तान के इतने बड़े टैंकों के जखीरे के सामने हम टिक पाए? क्या वो जो बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा था, जिस मोर्चे को जीतना पाकिस्तान के लिए जैसे एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था और भारत को भी उस मोर्चे की रक्षा करनी थी, क्या भारत की सेना वहां अपना पराक्रम दिखा पाई? आखिर क्या हुआ बाद में? जो साथी अरुण खेत्रपाल जी को मिला था वो तो बहुत जल्दी शहीद हो गया। अरुण खेत्रपाल जी के पास अनुभव की कमी थी, लेकिन उत्साह की कमी नहीं थी। अपने देश के लिए मरने मिटने वाले विश्वास की कमी नहीं थी। अरुण अपने टैंक को लेकर आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे कर पाकिस्तानी सेना के 10 टैंक उड़ा दिए। सामने केवल 4 टैंक थे बिल्कुल पास, मगर इनके जो दूसरे टैंक पे साथी थे मल्होत्रा, उनके टैंक की गन खराब हो गई और उन्होंने कैंप में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हनूज सिंह जी को कहा कि इंटरकॉम पे कि सर, मेरी गन खराब हो गई है, क्या मैं पीछे हटकर इस गन को ठीक कर लूं? भारतीय सेना का अदम्य साहस क्या होता है, पराक्रम क्या होता है, किस तरह से अपने सीने पर गोलियां और गोले झेलते हैं भारत के सैनिक,
तो कर्नल हनुमत सिंह जी का जवाब आया कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है, जो जहां है वहीं से लड़ाई लड़े, युद्ध लड़े, लेकिन पीछे नहीं आना है, चाहे जो हो जाए। यह मैसेज सभी टैंक्स में सभी लोगों को इंटरकॉम पे मिला। कर्नल मल्होत्रा भी अपने टैंक के साथ आगे बढ़ते रहे। जो तीसरा टैंक था, जो अरुण खेत्रपाल के दूसरी ओर था, वो उड़ गया। अब इधर से केवल केवल अरुण खेत्रपाल का टैंक बचा जहां से गोलीबारी की जा सकती थी। सामने अभी भी 4 टैंक बचे हुए थे। क्या उन चारों के सामने एक अरुण खेत्रपाल का टैंक रुक पाया? क्या वो उनको हरा पाया? क्या वो टैंक, पाकिस्तान की सेना के टैंक उड़ा दिए हमने? आखिर हुआ क्या? दोस्तों, ये 15 और 16 दिसंबर के बीच की रात थी। ये उस समय की घटना है। पाकिस्तानी सेना के ये 3-4 टैंक बहुत पास आ गए। अरुण खेत्रपाल ने तब भी उनमें से 2 टैंक को उड़ा दिया। अब बचे 2 टैंक। उनमें से एक टैंक पे था नासिर, जो उस समय में उस टुकड़ी को कमांड कर रहा था। वो भी लगातार उधर से अपने टैंक से गोलीबारी कर रहा था। अब अरुण खेत्रपाल के टैंक से एक गोला और निकला और नासिर के पास वाले टैंक को भी उड़ा दिया। अब बचा केवल एक टैंक, दोनों और एक टैंक। बाकी पाकिस्तान की सेना के टैंक थोड़े पीछे थे। अरुण खेत्रपाल को जब ये लगा कि मैं इस टैंक को भी उड़ा सकता हूं, तो उसको निशाना साधकर गोला चलाया, लेकिन उधर से भी गोले चल रहे थे। और ऐसा ही उधर से चला हुआ एक गोला सीधा आकर अरुण खेत्रपाल के टैंक पे लगा और टैंक ने आग पकड़ लिया। जैसे टैंक ने आग पकड़ी तो पीछे से मल्होत्रा ने इंटरकॉम पर अरुण खेत्रपाल को बोला, अरुण, तुम्हारे टैंक ने आग पकड़ ली है, तुम पीछे हट जाओ। आग बढ़ने लगी तो उनके जो ड्राइवर थे उस टैंक के, अरुण खेत्रपाल के टैंक के, उस ड्राइवर ने कहा कि साहब, एक बार टैंक को पीछे ले लेते हैं, आग बुझा लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। अरुण खेत्रपाल का जवाब क्या था? क्या उसने अपने ड्राइवर की बात मान ली? क्या उसने मल्होत्रा की बात मान ली? क्या उस मोर्चे से वो पीछे आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने इन सभी को कहा कि कमांडिंग ऑफिसर ने आदेश दिया है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, अब तो काम पूरा करके ही जाएंगे। टैंक में आग लगी हुई थी, टैंक किसी भी समय विस्फोट में उड़ सकता था। कभी भी उस टैंक के अंदर जो ड्राइवर था, गनर था और अरुण खेत्रपाल थे, उनके परखच्चे उड़ सकते थे। यह देखने के बाद भी, इसको जानने के बाद भी खेत्रपाल ने कहा कि टैंक को आगे बढ़ाओ। और इंटरकॉम पे कोई और दूसरा उनको यह मैसेज ना दे पाए, इसलिए इंटरकॉम को बंद कर दिया। टैंक आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा होते होते वो जो आखिरी पाकिस्तानी सेना का टैंक था, उस पर भी एक गोला दागा गया अरुण खेत्रपाल के टैंक से, और वो टैंक, उसके अंदर भी आग लगी। उसमें जो भी अंदर थे, नासिर भी था, वो नासिर और बाकी सारे लोग उसमें से निकलकर टैंक के नीचे आ गए। रात बहुत गहरा चुकी थी, अब थोड़ी देर में सुबह भी होने वाली थी। पाकिस्तान की सेना की जो टुकड़ी थी, जब उन्होंने देखा कि उनके सारे टैंक नेस्तनाबूत हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, तो पाकिस्तानी सेना के पांव खड़ गए, सब उल्टे पैर दौड़ गए। जहां वो सोच कर आए थे कि ये जो सामने जो शकरगढ़ की जो जगह है, ये जो मोर्चा है, इसको हम जीतेंगे, हमारी फतेह होगी, वहां केवल एक ही रात में सुबह होते होते ये हालत हो गई, उनको उल्टे पांव दौड़ना पड़ा। वहां चारों ओर पाकिस्तानी सेना के टैंकों के परखच्चे उड़े हुए दिख रहे थे, जगह जगह आग लग रही थी। पाकिस्तानी सैनिक, इनकी लाशें वहां बिछी हुई थी, जो बच गए थे वो कराह रहे थे, और जो थोड़े बहुत थे वो सब भाग गए थे। ये जो नासिर और इसके साथी थे उस टैंक के नीचे थे, काफी देर तक ये वहां लेटे रहे, फिर किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागे। लेकिन इन सब के बीच अरुण खेत्रपाल के टैंक का क्या हाल था, उसका क्या हो रहा था? तो नासिर जब अपने टैंक से कूदा, उसके पहले ही उसने भी अपने टैंक से एक गोला चलाया था, और वो गोला सीधा अरुण खेत्रपाल के टैंक पे लगा और सीधा उन्हीं को आकर लगा। उस गोले से अरुण खेत्रपाल के भी पेट के नीचे के शरीर के परखच्चे उड़ गए। वो बुरी तरह घायल हो गए, वो जल गए और लगभग बेहोश हो गए। सुबह हुई, धीरे धीरे करके उजाला हुआ। 16 दिसंबर का दिन था और लगभग 10:30 बजे की यह घटना है।
सामने से तो पाकिस्तान की सेना तो वहां से भाग ही चुकी थी। अपनी सेना में जो लोग बचे थे उन्होंने अरुण खेत्रपाल के टैंक को संभाला। अंदर अरुण खेत्रपाल थे, उनके ड्राइवर ने मिलकर उनको बाहर निकाला। सभी को लग रहा था कि अरुण शायद ये युद्ध लड़ते लड़ते बलिदान हो गए हैं, लेकिन तभी अरुण के कराहने की आवाज आई और उन्होंने कराहते हुए कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिलाइए। जो ड्राइवर था उसने सोचा 16 दिसंबर यानी बहुत तेज ठंड थी, तो उसको लगा कि साहब को बहुत ठंडा है और ठंडा पानी पिलाएंगे तो ठीक नहीं है, तो वो चाय बनाने लगा। चाय बनाकर ले आए और जब चाय का कप अरुण को दिया, तब तक अरुण इस दुनिया को छोड़कर इस भारत की, इस भूमि की, अपनी सीमाओं की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर कहीं स्वर्ग चले गए थे। यह घटना 16 दिसंबर 1971 की है। 21 दिसंबर 1971 को दिल्ली में घर की घंटी बजी। मां ने दरवाजा खोला। सामने एक व्यक्ति, उसके हाथ में एक संदेश था, एक टेलीग्राम आया था। मां ने टेलीग्राम लिया। टेलीग्राम में लिखा था कि आपका बेटा सीमा पर युद्ध में शहीद हो गया है। मां पर जैसे वज्राघात हुआ, चिल्ला उठी। पिता ने सुना, पिता दौड़कर बाहर आए। जब पता लगा तो दोनों के जैसे दिल बैठ गए। दोनों की आंखों से आंसू आने लगे और किसी तरह से अपने आप को संभाला। उसके बाद से कोई दिन ऐसा नहीं निकला था जिस दिन परिवार को अरुण खेत्रपाल की याद ना आती हो। वो अरुण के बचपन के किस्से, वो अरुण की सेना में जाने की सौगंध, अरुण का सेना में जाना और सेना में जाके ये कहना कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए, और बाद में केवल 21 साल की उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त किया। सबसे युवा सैनिक जिसको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया वो है अरुण खेत्रपाल। ऐसे अरुण खेत्रपाल जैसे अनेक वीर अपने देश में हुए हैं। अनेक भारत के सैनिक ऐसे हैं कि जो इतनी कम उम्र में, ऐसी किशोरावस्था में अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते करते शहीद हो गए और उफ तक नहीं की। ऐसे इन शहीदों की और भी कहानियां हम सुनेंगे। अपने घरों में अपने बच्चे भी इसी तरह से देश की सेवा कर सकें, यदि ये कहानी हम अपने बच्चों को सुनाते हैं और ऐसा बनाते हैं, तो इन कहानियों की सार्थकता है। जय हिंद।